हेलो एस्पिरेंट्स, तो कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आपकी नर्सिंग एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज हमारा लेक्चर 4 आ चुका है एमसीक्यू सीरीज़ का। आज 4th लेक्चर है और आज हम फिर से कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाएंगे। तो सबसे पहला जो हमारा एमसीक्यू है वो कोलेस्ट्रम के ऊपर है। कोलेस्ट्रम इज़ रिच इन, बहुत ईजी क्वेश्चन है। अब देखो ये कोलेस्ट्रम होता क्या है, इसके ऊपर कुछ पॉइंट्स सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे। मैं आपको पहले आंसर, जैसे कि पहले मैं आंसर बता देता हूँ, उसके बाद हम इन सभी पॉइंट्स को देखेंगे जो इसके ऑप्शंस हैं, और साथ में कोलेस्ट्रम क्या होता है, कोलेस्ट्रम के ऊपर और भी क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में, उन सभी को हम डिस्कस करेंगे। तो बहुत ईजी इसका आंसर है। मुझे पता है कि आपको आंसर पता होगा कि एंटीबॉडी जो है, एंटीबॉडीज पाई जाती हैं इसमें। तो एक्सप्लेनेशन को हम लाइव कर देते हैं, देख लो एक्सप्लेनेशन इसकी क्या है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है, एंटीबॉडीज। क्लियर, एंटीबॉडीज का करेक्ट आंसर आ जाता है। तो क्या लिखा है इसमें, कोलेस्ट्रम कंटेन आईजीए। कौन सी एंटीबॉडी, तो आईजीए पे क्वेश्चन आ सकता है। अब इस बार तो इसने डायरेक्टली पूछा कि क्या ज़्यादा पाया जाता है, फैट, वाइटामिन। ठीक है, फैट पाए जाएंगे, वाइटामिन, आयरन या एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी पाई जाती है, बट कौन सी एंटीबॉडी पूछेगा तो आईजीए एंटीबॉडी आपको पता होना चाहिए। तो चलो अब हम कोलेस्ट्रम के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं कि ये कोलेस्ट्रम चीज़ क्या है। ठीक है, किस चिड़िया का नाम है भाई ये कोलेस्ट्रम, चलो देखते हैं। तो कोलेस्ट्रम क्या होता है, देखो इजी है बट बेसिक है, बट यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर बनेगा। ठीक है, कोलेस्ट्रम फर्स्ट मिल्क को कहते हैं हम। ठीक है, जो पहला मिल्क मदर प्रोड्यूस करती है उसको हम क्या कहते हैं, कोलेस्ट्रम। ठीक है, फर्स्ट मिल्क, अब इसको पूरा लिखें तो फर्स्ट मिल्क सेक्रीट ड्यूरिंग फर्स्ट 2-3 days। ठीक है, जो पहले 2-3 दिन मिल्क आएगा, फर्स्ट मिल्क सेक्रीट ड्यूरिंग फर्स्ट 2-3 days आफ्टर डिलीवरी। बेबी के डिलीवर होने के बाद 2 से 3 दिन तक जो मदर मिल्क बनाती है उसे हम क्या बोलते हैं, कोलेस्ट्रम। अब ये कोलेस्ट्रम की कुछ खासियत, कुछ और पॉइंट्स हम देखें तो ये कैसा होता है कोलेस्ट्रम, तो याद रखना कोलेस्ट्रम थिक होता है। ठीक है, थिक होता है, येलोइश होता है, कलर पे अगर क्वेश्चन आएगा तो येलोइश होता है, और ये प्रोड्यूस होता है स्मॉल अमाउंट में, इन स्मॉल अमाउंट, थोड़ा सा दूध प्रोड्यूस होगा। अब पहले ज़माने में ना, जब मेडिकल अवेयरनेस नहीं थी, लोग इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी नहीं, घरों में ही डिलीवरी कर रहे थे, तो वो क्या करते हैं, अभी भी आपने देखा होगा गाय बछड़ों का जो दूध होता है पहला वो फेंक देते हैं, वो बछड़े के लिए। ठीक है, वैसे ही मदर जो पहला दूध बनाएगी कोलेस्ट्रम, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है बेबी के लिए। पहले जो अवेयरनेस नहीं थी तो क्या करते थे, पहले स्टार्टिंग का दूध फेंक देते थे। ठीक है, बट वैसा नहीं करना है, ये दूध ही अमृत है बच्चे के लिए। ठीक है, इसी में उसको कंप्लीट न्यूट्रिशन मिलेगी। तो ये मिल्क बहुत इंपॉर्टेंट है। अब होता क्या है कि हम देखते हैं कि ड्यूटीज़ में, जब गायनिक वार्ड में हम होते हैं, बेबी पैदा होता है, उसको रिचुअल्स, मखीर चटवा देंगे, वो देंगे, ऐसा कुछ नहीं करना है आपने। ठीक है, आपने भी नहीं करना है, और साथ में आपके आजू बाजू जो भी आपके लोग हैं, जो जिनके घर में नया जो अभी बेबी पैदा हुआ है या होने वाला है, उनको अवेयर करना है इस चीज़ को लेके कि बिल्कुल भी विदाउट कोलेस्ट्रम बेबी को कुछ भी स्टार्टिंग में नहीं देना है। कोलेस्ट्रम बेबी के लिए मस्ट है। ठीक है, और इसमें एक पॉइंट हम लिख देते हैं, एक और पॉइंट लिख लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। देखो ये सब एग्जाम फोकस पॉइंट है, यहां से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। ठीक है, इसका जो है, इट हैज़ लैक्सेटिव इफेक्ट। लैक्सेटिव क्या होते हैं, लैक्सेटिव बेसिकली आपके स्टूल सॉफ्टनर भी इनको हम बोलते हैं। ठीक है, जो स्टूल है उसको सॉफ्ट करता है। ठीक है, लैक्सेटिव होते हैं वो। ठीक है, इट हैज़ लैक्सेटिव इफेक्ट, ये लैक्सेटिव इफेक्ट दिखाता है। ठीक है, लैक्सेटिव इफेक्ट जो कि हेल्प करेगा, हेल्पिंग इन अर्ली पासेज ऑफ मेकोनियम। अब कोई सोच रहा होगा कि मेकोनियम क्या है। मेकोनियम बेसिकली पहला फीसिस, जो बच्चा पहली पॉटी करेगा उसको हम मेकोनियम कहते हैं, ब्लैक कलर की होती है। अब इस मेकोनियम के ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, किस कलर का होगा तो क्या डायग्नोज होगा। ठीक है, तो ये जो है लैक्सेटिव इफेक्ट करेगा कोलेस्ट्रम, जिसकी मदद से बेबी जो है अर्ली मेकोनियम को पास करेगा। ठीक है, एंड रिड्यूस न्यूनेटल जॉइंटिस। अगर बेबी जल्दी मेकोनियम पास ना करे तो जॉइंटिस की प्रॉब्लम हो सकती है, तो ये न्यूनेटल जॉइंटिस को भी रिड्यूस करता है। ठीक है, और याद रखना एक और पॉइंट इसमें, जो कोलेस्ट्रम है ये एक्ट करता है, एक्ट इज फर्स्ट इम्यूनाइजेशन। देखो कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो इम्यूनाइजेशन आप बेबी को दे रहे हो ना, तो फर्स्ट इम्यूनाइजेशन किसको कंसिडर किया जाता है, एक्ट करता है, इम्यूनाइजेशन एक्ट करता है ये, मतलब इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेगा। मैंने बोला ना एंटीबॉडीज, आईजीए, कौन सी एंटीबॉडी, आईजीए, ये भी याद रखना है आपको कि आईजीए एंटीबॉडी। ठीक है, तो इम्यूनाइजेशन, फर्स्ट इम्यूनाइजेशन के तरह एक्ट करता है कौन, कोलेस्ट्रम। तो कोलेस्ट्रम के कुछ 6-8 पॉइंट्स जो कि आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब देखो कोलेस्ट्रम था, तो कोलेस्ट्रम के ऊपर बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं। तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, देखो इजी है। ठीक है, फिर से ये ब्रेस्ट फीडिंग के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है आपके लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग इज रिकमेंडेड फॉर,
एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो कब तक रिकमेंड की जाती है? इजी क्वेश्चन है, ठीक है। आपने टीवी एड्स में भी देखा होगा, ठीक है। इसका मैं ज़्यादा इस पर क्या एक्सप्लेन करूँ तो 6 महीने, ठीक है। सीधा आंसर इसका मैं बता रहा हूँ आपको। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। मैं इसके आंसर और एक्सप्लेनेशन को भी आपके सामने साझा कर लेता हूँ। देखो, तो WHO क्या रिकमेंड करता है? WHO की फुल फॉर्म क्या है? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, याद रखना, ठीक है। WHO रिकमेंड करता है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग फॉर 6 मंथ्स, 6 महीने तक, ठीक है। अब ये ब्रेस्ट फीडिंग सुनने में तो बहुत इजी क्वेश्चन लगा है, बट आपको पता है ब्रेस्ट फीडिंग के ऊपर ना बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। MCQ में ना फेवरेट टॉपिक रहता है एग्जामिनर का ये ब्रेस्ट फीडिंग। तो चलो अब ब्रेस्ट फीडिंग के ऊपर क्या क्या पूछ सकते हैं, किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, वो सारी चीज़ें मैं आपको अभी इसी क्वेश्चन में कंप्लीट करवा देता हूँ, ठीक है। तो ब्रेस्ट फीडिंग हमारा जो तरीका है पढ़ने का वो यही है कि हम एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे MCQ को, और उसके आसपास के जितने भी एस्पेक्ट हैं उन सभी को हम एक ही क्वेश्चन में देख लेंगे। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, कॉन्सेप्ट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ब्रेस्ट फीडिंग क्या है? ब्रेस्ट फीडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें क्या है, तो लिखो अर्ली इनिशिएशन। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बेबी को दूध पिला लेना है। तो पहला दूध कोलोस्ट्रम बता दिया मैंने। अर्ली इनिशिएशन रिड्यूस न्यू नेटल मोर्टेलिटी। तो मतलब ये IMR को भी कम करता है, ठीक है। जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है उसको भी कम करेगा कौन? ब्रेस्ट फीडिंग। तो अर्ली इनिशिएशन रिड्यूस न्यू नेटल मोर्टेलिटी, क्लियर। सबसे पहला पॉइंट ये। तो कब इनिशिएट करना है, ये हमारे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है। तो कब इनिशिएट करें, कब स्टार्ट करें? तो ब्रेस्ट फीडिंग की इनिशिएशन कब करनी है, कब स्टार्ट करना है? तो याद रखना, स्टार्ट विद इन 1 आवर। बच्चे के पैदा होने के 1 घंटे के अंदर अंदर बच्चे को दूध पिला लेना है माँ का, ठीक है। समझ आ गया। और इसी को और क्या कहते हैं हम? आल्सो कॉल्ड गोल्डन आवर। इसको हम गोल्डन आवर भी कहते हैं। तो एक और पॉइंट हमको पता चल गया, क्लियर। अब देखो ब्रेस्ट फीडिंग से बेबी को तो क्या फायदा मिलता है, तो हमको पता चला। क्या मदर को भी कोई फायदा होता है? बिल्कुल, मदर को भी फायदा होता है। तो हम बेनिफिट्स देखेंगे मदर के। तो ब्रेस्ट फीडिंग को मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ BF। तो ब्रेस्ट फीडिंग के बेनिफिट्स टू मदर, ये भी कभी कभी एग्जामिनर हमको पूछता है। तो क्या क्या बेनिफिट्स हैं? सबसे पहला, यूट्रस या यूट्राइन इनवोल्यूशन। इनवोल्यूशन मतलब देखो, यूट्रस में बेबी होगा ना, तो यूट्रस की शेप बिल्कुल ढीला ढाला हो जाएगा, है ना, बिल्कुल उधर जाएगा यूट्रस, समझ आ गया। अब वो श्रिंक होगा, अपनी वापस फॉर्म में आएगा। तो उसी वापस फॉर्म को वापस से यूट्रस अपनी जगह लेगा। ऐसे तो यूट्रस होता पेल्विक कैविटी में है, बट प्रेगनेंसी में वो एब्डोमिनल कैविटी में आ जाता है। तो वापस उसको पेल्विक कैविटी में डालना, रीअरेंज करना, तो वो सारी चीज़ें ब्रेस्ट फीडिंग होता। बेसिकली यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हेल्प करता है यूट्रस की कंट्रैक्शन में, यूट्राइन को दोबारा से रिपोजिशनिंग में हेल्प करता है। तो वो ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे ऑक्सीटोसिन काफ़ी निकलता है। आगे अभी और पढ़ाऊंगा पॉइंट्स, तो वहाँ पे और क्लियर करूंगा। तो पहला आपको पॉइंट याद रखना, बेनिफिट क्या होगा? यूट्राइन इनवोल्यूशन, और रिड्यूस करेगा PPH क्या हो गया? पोस्टमार्टम हेमरेज। बेबी पैदा होने के बाद जो फीमेल में ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, एक्सेस ब्लीडिंग, उसको भी रिड्यूस करेगा। रिड्यूस पोस्टमार्टम हेमरेज। अब पोस्टमार्टम हेमरेज क्या है, इतनी डिटेल में जाएंगे तो यार बहुत बड़ा लेक्चर हो जाएगा। हाँ, बट मैं कुछ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना आपके ऑब्स एंड गायनी के, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के, या मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनके ऊपर मैं डिटेल्ड वीडियो डालना स्टार्ट कर दूंगा। बस पहले स्टार्टिंग में कुछ MCQ सेशंस आप देख लीजिए, उसके बाद हम बहुत जल्द टॉपिक वाइज भी चीज़ों को क्लियर करना स्टार्ट करेंगे। बट मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये MCQ सेशंस को आप इतनी सीरियसली लीजिए। जो मैं नोट्स लिख रहा हूँ साथ साथ वो भी आप लिखिए यहाँ से, क्योंकि क्वेश्चन बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या है? डिक्रीज रिस्क ऑफ, ठीक है, डिक्रीज रिस्क ऑफ ब्रेस्ट एंड ओवेरियन कैंसर। देखो मदर को कितने बेनिफिट है। तो 3 बेनिफिट मदर को आ गए इसके, किसके? ब्रेस्ट फीडिंग के। एक तो यूट्राइन इनवोल्यूशन होता है, रिड्यूस पोस्टमार्टम हेमरेज होता है, और डिक्रीज रिस्क ऑफ ब्रेस्ट एंड ओवेरियन कैंसर, ठीक है। अब याद रखना, क्या बेबी को ब्रेस्ट फीड के साथ साथ, अब ये एक मिथ है हमारे पास, है ना, कि पानी तो पिला ही सकते हैं, हनी भी देते हैं। तो याद रखना, मैं ये ध्यान से देखो, ऑप्शन में एग्जामिनर ना जानबूझ के डालता है जो हम चीज़ें बेवकूफ़ियाँ हम करते हैं, तो एग्जामिनर वो हमारी बेवकूफ़ियों को पकड़ता है। तो आपने याद रखना है, ओनली, ये चीज़ याद रखो, ठीक है, ओनली ब्रेस्ट मिल्क फॉर फर्स्ट 6 months। तो ये तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। पहले 6 महीने बच्चे को दूध के अलावा कुछ भी नहीं देना है, माँ के दूध के अलावा कुछ नहीं देना है। तो स्पेशली हम क्या क्या गलतियाँ करते हैं? तो नो वाटर, कोई पानी नहीं देना है। नो हनी, ठीक है, बच्चे को शहद चटवा रहे हैं, नो हनी, कोई हनी देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और साथ में कुछ गलतियाँ करते हैं कि गाय का दूध पिला दें, इसका दूध, उसका दूध पिला दें। तो नो एनिमल मिल्क, ये भी याद रखना है आपने। तो किसी तरह का हनी नहीं, किसी तरह का पानी नहीं, और किसी तरह का एनिमल मिल्क बच्चे को नहीं देना है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई।
ठीक है, ये ब्रेस्ट फीडिंग के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब और चलो एक चीज़ और हम डिस्कस कर लेते हैं। आपको पता है ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे क्या होगा, जब बच्चा एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा होता है तो उस टाइम पे ना फीमेल में ओवुलेशन नहीं होती, ठीक है, नया ओवम नहीं बनता, मतलब वो एकदम से कंसीव नहीं कर सकती। उस टाइम को या उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं लैक्टेशनल एमेनोरिया। लैक्टेशन की वजह से एमेनोरिया, एमेनोरिया का मतलब एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो कि लैक्टेशन की वजह से हो रहा है, बच्चा दूध फीड कर रहा है। तो ये पॉइंट भी लिख लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो लैक्टेशनल एमेनोरिया देखने को मिलता है हमको, ठीक है, लैक्टेशनल एमेनोरिया। याद रखना यार, मेडिकल साइंस ना काफ़ी इजी है, बस आपको नाम पकड़ना आना चाहिए, ठीक है, और आपके बेसिक्स कितने क्लियर हैं वही आपकी सिलेक्शन को डिफाइन करेगा, डिसाइड करेगा। लैक्टेशनल एमेनोरिया, लैक्टेशनल मीन्स बच्चा दूध पी रहा है, लैक्टेट कर रहा है, ए मीन्स एब्सेंट, मेनोरिया मीन्स मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो लगभग 5-6 महीने तक ये कब तक होता है, तो 6 महीने तक, ठीक है। इफेक्टिव कब तक रहेगा तो लिखो, बट ये वेरी भी करेगा, ऐसा कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ठीक है। तो लिख लो इफेक्टिव अप टू 6 मंथ्स, इफेक्टिव अप टू 6 मंथ्स। तो क्या क्या चीज़ें आ गई ब्रेस्ट फीडिंग में, हमने क्या क्या देख लिया। ब्रेस्ट फीडिंग हमने देख ली कि क्या बेनिफिट्स होते हैं मदर को, उसके बाद कब स्टार्ट करना है इसको, गोल्डन आवर क्या होता है, उसके बाद सिर्फ माँ का दूध देना है 6 महीने तक, और लैक्टेशनल एमेनोरिया, ये पॉइंट हमने देख लिया। और एक चीज़ और यार, हार्मोन्स के ऊपर भी थोड़ा सा बता दूँ, क्योंकि वहाँ से भी बहुत बार ना क्वेश्चन बन जाता है, डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है। तो चलो हार्मोन्स को समझते हैं पहले। हार्मोन्स कौन से हार्मोन इंपॉर्टेंट है जिनका रोल है, ठीक है, इसमें क्या बोलते हैं ब्रेस्ट फीडिंग में या मिल्क प्रोडक्शन में। तो मिल्क को प्रोड्यूस करना, मिल्क प्रोडक्शन, मिल्क बन रहा है ना, माँ मिल्क बना रही है, तो मिल्क को प्रोड्यूस कौन सा हार्मोन करता है, तो याद रखना मिल्क को प्रोड्यूस और करता है, मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन डायरेक्टली पूछा जाता है तो प्रोलैक्टिन, ठीक है, उस हार्मोन का नाम क्या है, प्रोलैक्टिन। और एक और पूछा जाता है आपको, मिल्क को इजेक्ट कौन करवाता है, ठीक है, निकलवाता कौन है, तो ठीक है, अब हम देखते हैं मिल्क इजेक्टिंग, मिल्क इजेक्शन कौन करवाएगा, ठीक है, मिल्क इजेक्शन, या इसी को हम लेट डाउन भी बोलते हैं, ठीक है, लेट डाउन रिफ्लेक्स, क्योंकि बच्चा तो छोटा है यार, वो कितना ही शक करेगा, कितना ही जोर लगाएगा मिल्क के लिए, बेसिकली मदर से खुद से मिल्क बाहर आता है, खुद से एम्पुला कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, और माँ जो है बच्चे के लिए दूध बहाना स्टार्ट कर देती है। तो वो किस हार्मोन की वजह से होता है, तो याद रखना उस हार्मोन का नाम है ऑक्सीटोसिन। तो याद रखना, इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है ऑक्सीटोसिन में और प्रोलैक्टिन में। अब आपने कमेंट में मुझे बताना है यार कि प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन कौन सेक्रीट करता है, ठीक है। अब ये इतना मैं आपको बता दूं, ये एंडोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड है, कौन सेक्रीट करता है वो आपने मुझे कमेंट में बताना है, क्लियर। हाँ, तो एक और देख लेते हैं, एक पॉइंट और देख लेते हैं कि पोजीशन, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। ब्रेस्ट फीडिंग मैंने बताया ना कि अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है यार। तो पोजीशन की अगर हम बात करें, ठीक है, बेस्ट पोजीशन कौन सी मानी गई है ब्रेस्ट फीडिंग की, तो बेस्ट पोजीशन है बेबीज माउथ, बेबी का जो माउथ है वो पूरी तरह से कवर करे, कवरिंग एरियोला। ये एरियोला क्या होता है, बेसिकली जो मदर की चेस्ट होती है, ये चेस्ट में निपल हो गया, और निपल के आसपास जो डार्क कलर का जो एरिया होता है, चॉकलेट कलर का जो एरिया होता है, डार्किश कलर का जो एरिया होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एरियोला बोलते हैं। और बेबी का माउथ जो है उस एरियोला को पूरा कवर करे, निपल बेबी के माउथ में हो, तो इसी को हम बोलते हैं बेस्ट पोजीशन। तो यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। और क्या क्वेश्चन पूछ सकता है हमसे वो, और पूछ सकता है कि हाँ, एक चीज़ मुझे बताओ, देखो अब HIV है अगर मदर को, तो क्या वो ब्रेस्ट फीड करवा सकती है, तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यार, है ना, नॉर्थ सेट में आ चुका है ये। तो चलो देखते हैं क्या है कि ब्रेस्ट फीडिंग इन HIV, अगर ब्रेस्ट फीडिंग इन HIV से हमको पूछे, ब्रेस्ट फीडिंग इन HIV, तो याद रखोगे कि HIV हो, कुछ भी हो, लेकिन एलो है, ब्रेस्ट फीडिंग बच्चे को करवाना है। मदर को HIV है लेकिन बच्चे को दूध पिलाना है, ठीक है, एलो, लेकिन इसके साथ ART, ठीक है। ये ART क्या है, बेसिकली ये थेरेपी होती है जो दी जाती है HIV के पेशेंट्स को। इसकी फुल फॉर्म अगर आपको लिखनी है तो ART की लिख लो, एंटी रेट्रो वायरल थेरेपी। जैसे TB में डॉट देते हैं ना, वैसे HIV में ART थेरेपी दी जाती है। तो ART चल रही है और वो बेबी को ब्रेस्ट फीड करवाना है। बस सिर्फ ये है कि रिकमेंडेशन डॉक्टर की होनी चाहिए, तो इसको हम लिख सकते हैं एज पर गाइडलाइन, ठीक है, एज पर गाइडलाइंस लिखते हैं हम इस चीज़ को। तो देखो यार, क्वेश्चन था ब्रेस्ट फीडिंग का और कितनी सारी चीज़ें हमने इसमें देख ली। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग में ब्रेस्ट फीडिंग देख लिया हमने, है ना, मदर को क्या बेनिफिट है वो हमने देख लिया। उसके बाद 6 महीने तक दी जाती है। लैक्टेशनल एमेनोरिया क्या होता है हमने देख लिया कि इफेक्टिव रहता है 6 महीने तक, ठीक है। मिल्क प्रोडक्शन को कौन करवाता है, तो प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन, ये हमने देख लिया। पोजीशन बेस्ट क्या है, तो मदर कवर करे एरियोला, ये बेबी कवर करे एरियोला मदर का। तो ब्रेस्ट फीडिंग HIV में दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं। तो कितने क्वेश्चन हो गए, क्वेश्चन 1 था, इसमें हमने 1 2 3 4 5 मतलब 7 8 मतलब 10 से 12 कॉन्सेप्ट हमने अभी यहाँ पे देख लिए। तो चलो बढ़ते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ईजी क्वेश्चन है, नॉर्मल बर्थ वेट ऑफ न्यूबॉर्न, जो बेबी पैदा हो रहा है उसका वज़न कितना होता है। बहुत इजी है, आंसर आपके सामने है। यहाँ पे गलती से ये छुपा नहीं पाया मैं, चलो अब देख लिया होगा आपने, तो कोई बात नहीं।
बट बात वही है, हम यहाँ पे नहीं रुकेंगे और भी चीज़ें इसकी समझेंगे कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनेगा। तो नॉर्मल बर्थ वेट की रेंज आपको याद रखनी है 2.5 से 4 kg तक होता है। तो क्या मतलब अगर रेंज ये है तो क्या 2.5 से कम होगा? देखो बिल्कुल होगा। कम होगा तो क्या प्रॉब्लम होगी, ज़्यादा होगा तो क्या होगी, वहाँ से भी तो क्वेश्चन बनेगा। सिर्फ ये नॉर्मल थोड़ी पूछता है, ये बहुत पुराने ज़माने में क्वेश्चन पूछे जाते थे, अब ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। तो अब कैसे क्वेश्चन आते हैं? तो चलो समझते हैं फिर से यार, शुरू हो जाते हैं अपने काम पे जो हमारा काम है। तो बर्थ वेट ऑफ न्यू बेबी नॉर्मल, मैंने आपको बता दिया। नॉर्मल बर्थ वेट क्या है, तो रेंज क्या है नॉर्मल बर्थ वेट की? तो नॉर्मल बर्थ वेट की रेंज आपकी आ गई 2.5 kgs में, याद रखना है आपको, और 4.0 kg, ये आपको याद रखना है, ये नॉर्मल रेंज है। क्लियर? ठीक है। क्वेश्चन आएगा कब मेजर करना है। अब जब बेबी पैदा हो गया उसको कब मेजर करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेजर विद इन 1 आवर, 1 घंटे के अंदर मेजर करना है। और याद रखना, टेकन बिफोर फर्स्ट फीड, फीड करवाने से पहले। ये नहीं कि बच्चे को फीड करवा दिया और फिर वेट चेक करेंगे, ये आपने इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है। तो देखो ये क्वेश्चन में हमको पूछा था, बट यहाँ से पूछ सकता है कि कब मेजर करना है और क्या फीड के बाद या फीड से पहले। इस तरह के डिटेल में भी क्वेश्चन आने स्टार्ट हो गए हैं आप नर्सिंग में। ठीक है, नेक्स्ट। अब एक चीज़ याद रखना, मतलब इससे ज़्यादा भी वजन हो सकता है और इससे कम भी हो सकता है, अगर 2.5 से कम हो। ठीक है, अगर 2.5 से कम हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? तो चलो समझते हैं यार, उसको हम बोलेंगे लो बर्थ वेट। ठीक है, LBW, इसको हम बोलेंगे लो बर्थ वेट। क्लियर? लो बर्थ वेट कितना होगा? लो बर्थ वेट तो वही सेम, लेस देन 2.5 kg एट बर्थ। ठीक है, लेस देन। अब याद रखना यहाँ पे कोई वो नहीं है कि बेबी की गेस्टेशनल एज ही कम थी इसलिए, वो नहीं है। ठीक है, इररिस्पेक्टिव, ये इंपॉर्टेंट है, इररिस्पेक्टिव ऑफ गेस्टेशनल एज, यहाँ पे गेस्टेशनल एज का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, लो बर्थ वेट 2.5 से कम है तो सीधा लो बर्थ वेट आपका आंसर होगा। वो गेस्टेशन वेस्टेशन में फंसाएगा तो इररिस्पेक्टिव, उसका कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे। ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। तो याद रखना जो ये LBW है ना, ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बन जाता है, ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये LBW मेजर रीज़न है। ठीक है, मेजर काज है, मेजर कॉज ऑफ न्यूनेटल मोर्टेलिटी। तो जो न्यूनेट मोर्टेलिटी, जो बच्चे पैदा होते मर जाते हैं ना, तो लो बर्थ वेट उसका सबसे बड़ा कॉज है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा यार। ठीक है, मेजर कॉज ऑफ न्यूनेटल मोर्टेलिटी क्या है? तो याद आएगा, आपको याद रखना है लो बर्थ वेट उसका। तो लो बर्थ वेट कितना होता है? तो लेस देन 2.5 kg। ये आपको चीज़ें सारी यार याद रखनी है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, अब लो बर्थ वेट किस में होता है? कॉमनली किन में देखा गया है ज़्यादातर? तो याद रखना, लो बर्थ वेट ज़्यादातर देखा जाता है, लो बर्थ वेट ज़्यादातर देखा जाता है आपका जो ये जो IUGR होता है। ठीक है, IUGR बेबीज़ होते हैं, IUGR। ठीक है, ये IUGR बेबीज़ क्या हो गए? IUGR स्टैंड फॉर इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन। यूट्रस में ही ग्रोथ कम हुई उनकी, इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन। तो IUGR बेबीज़ में लो बर्थ वेट देखने को मिलेगा हमको। यहाँ तक क्लियर हो गया। और ये ज़्यादातर कहाँ देखा जाता है? कॉमन इन प्रीटर्म, कॉमन इन प्रीटर्म बेबीज़, प्रीटर्म बेबीज़। ये प्रीटर्म क्या हो गया? प्रीटर्म हो गया लेस देन 37 वीक। ठीक है, लेस देन 37 वीक्स। ठीक है, प्रीटर्म क्या हो गया? लेस देन 37 वीक्स। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब आगे बढ़ते हैं कि LBW कितना हो गया? 2.5 kg तक हो गया। और याद रखना, वेरी लो बर्थ वेट, एक और कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, वेरी लो बर्थ वेट कितना होता है? वेरी लो बर्थ वेट लेस देन 1.5 kg। ठीक है, लेस देन 1.5 kg। अब यहाँ पे तो वेट की कहानी हो गई कि लो बर्थ वेट देख लिया, नॉर्मल देख लिया। अब 4 पॉइंट से अगर ज़्यादा हुआ, ठीक है, इससे अगर ज़्यादा हुआ मतलब आपका 4 kg से ज़्यादा हुआ वेट, तो इसको हम क्या बोलेंगे? तो इसको हम बोलते हैं मैक्रोसोमिया। याद रखना यार। ठीक है, मोर देन 4 kg वेट अगर हुआ बेबी का, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? मैक्रोसोमिया। ठीक है, मैक्रोसोमिया कहाँ देखा जाता है? तो कॉमन इन डायबिटिक मदर को जब डायबिटीज़ होगा, ठीक है, प्रेगनेंसी के दौरान, उसमें देखा गया है। और साथ में पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी, अब ये टर्म से भी ज़्यादा हो गया। ठीक है, 40 से ज़्यादा देर तक पेट में रहा माँ के, तो पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी में भी देखा जाता है मैक्रोसोमिया। ज़्यादा देर रहा, ज़्यादा फूलेगा फलेगा, इस तरह से याद रखो। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन क्या था यार?
क्वेश्चन था नॉर्मल बर्थ वेट के ऊपर न्यूबॉर्न के, तो हमने क्या क्या चीज़ें देख ली इसमें। नॉर्मल देख लिया, ये लो बर्थ वेट क्या होता है देख लिया हमने, मैक्रोसोमिया क्या कंडीशन होती है, किस किस में देखी जाती है, तो और 4-5 पॉइंट्स हमने यहाँ पे देख लिए हैं। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लो बर्थ वेट बेबी एक्सप्लेन कर चुका हूँ भाई, यहाँ पे अब मेरे को ज़्यादा कोई बकवास करने की जरूरत नहीं, एक्सप्लेन कर चुका हूँ, आंसर आपको पता होगा, ठीक है। नहीं पता अगर है तो यार सीधी बात है कि ध्यान से लेक्चर को नहीं देख रहे हो, ध्यान से देखो, इन्हीं लेक्चर से नौकरी लग सकती है। अदरवाइज क्रिटिसाइज़ करते रहोगे गवर्नमेंट को। JKSSB जो है किस तरह से फॉर्म निकाल रही है आपको पता है, फॉर्म भी नहीं निकल रहे, तो अभी जो निकले हुए हैं वो हमारे हाथ में है यार, ये वाली नौकरी तो लेनी है, 26 में तो पक्का होना है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, चलो देखते हैं एक और क्वेश्चन करके। क्या है ये क्वेश्चन? इजी सा क्वेश्चन है, करवा चुका हूँ यार पिछले लेक्चर्स में ना, सेकंड थर्ड में करवा चुका हूँ, चलो फिर से करवा देता हूँ, बट सेकंड थर्ड में मैं करवा चुका हूँ। विटामिन ए के ऊपर बहुत ज़्यादा बोल चुका हूँ मैं, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें करवा चुका हूँ, तो इजी सा क्वेश्चन है ये। विटामिन ए की डेफिशिएंसी से क्या होता है, तो ब्लाइंडनेस या नाइट ब्लाइंडनेस, याद रखना, सी इसका आंसर है। बट चलो यार इसको एक्सप्लेन करते हैं, ऐसे खाना पूर्ति नहीं करनी है, सारी चीज़ें समझनी है हमने, ठीक है, जल्दी नहीं करनी है। जिस तरह से चल रहा है कंटेंट, क्वालिटी कंटेंट का वादा किया है तो क्वालिटी कंटेंट देना है। चलो विटामिन ए को ज़रा डिकोड करते हैं यार, समझते हैं विटामिन ए के ऊपर। विटामिन ए क्या क्वेश्चन बनेंगे, याद रखना, विटामिन ए क्या होता है, विटामिन ए का दूसरा नाम है रेटिनोल, इसको आप ऐसे याद रखोगे, रेटिना आई से रिलेटेड है ना, तो याद रखना बस, ठीक है, ब्लाइंडनेस है, आई से रिलेटेड है, रेटिना रेटिनोल, क्लियर। विटामिन ए क्या होता है, फैट सॉल्युबल होता है या वाटर सॉल्युबल, तो याद रखना फैट सॉल्युबल है, फैट सॉल्युबल विटामिन। कौन कौन से विटामिन फैट सॉल्युबल हैं, तो ADEK, याद रखना ADEK जो है ये सब क्या है, फैट सॉल्युबल विटामिन हैं, क्लियर। विटामिन ए की डेफिशिएंसी से क्या होगा, अगर कमी हो गई विटामिन ए की डेफिशिएंसी, तो इससे क्या प्रॉब्लम काज होती है, तो अभी मैंने आपको बता दिया, याद रखना नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस इससे कॉज होती है, क्लियर। यहाँ तक बात क्लियर हो गई, ये थी विटामिन ए की थोड़ी बहुत बकवास। यार अब समझो भाई, यहाँ पे तो सिर्फ विटामिन ए, यहाँ तो और भी दिया हुआ है, रैकेट्स है, इसको भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा, चलो यार कर लेते हैं, ठीक है। ये स्कोरवी सर्वी जो भी इसको आपको प्रोनाउंसिएट करना है करो। चलो मैं पहले रैकेट्स को यार एक्सप्लेन करता हूँ, रैकेट्स क्या चीज़ है, समझते हैं रैकेट्स को, आ जाओ। अब हम समझते हैं रैकेट्स को। ये रैकेट ये भी करवा चुका हूँ यार मैं पीछे, ठीक है, अभी मुझे याद आ रहा है, बट चलो फिर भी यहाँ पे बता देता हूँ मैं आपको। याद रखना जो रैकेट्स है, रैकेट्स में किसकी डेफिशिएंसी होती है, तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी से रैकेट्स होगा, ठीक है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी से रैकेट्स होता है। रैकेट्स बेसिकली एक डिजीज है, डिजीज ऑफ ग्रोइंग चिल्ड्रन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, ये आपको ध्यान से याद रखना, यहाँ फंसाता है एग्जामिनर यार, ये चिल्ड्रंस के रिलेटेड डिजीज है। अब कैसे याद रखें, रैकेट याद है आपको, जैसे हम जब बैडमिंटन खेलते हैं तो उसको रैकेट बोलते हैं, ठीक है, वो रैकेट बच्चे खेलेंगे तो याद रखना चिल्ड्रन को याद रखना, ठीक है। तो रैकेट डिजीज चिल्ड्रन से रिलेटेड है और विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होती है, इतना आपको याद रखना है, ठीक है। और क्या होता है इसमें, डिफेक्टिव मिनरलाइजेशन ऑफ बोन, बोन्स पे जो मिनरलाइजेशन होगी जिससे बोन स्ट्रांग बनेगी, वो मिनरलाइजेशन ही ढंग से नहीं होगी, तो डिफेक्टिव मिनरलाइजेशन होगी जिससे कि बोन्स आपकी क्या स्ट्रांग नहीं रहेगी, ठीक है। क्लिनिकल फीचर की अगर मैं बात करूं तो क्या क्लिनिकल फीचर्स हैं, क्या देखने को मिलेगा हमको, बोलेग्स, ठीक है, बोलेग्स देखने को मिलेगी। अब ये बोलेग्स क्या होता है, गूगल करोगे तो डायरेक्टली सामने पिक्चर आ जाएगी बोलेग्स की, पता चल जाएगा। नॉक नी, ठीक है, नीज नॉक मिलेगी बच्चे की, ठीक है। और क्या देखने को मिलेगा, डिलेड क्लोजर ऑफ फॉन्टेनेल, फॉन्टेनेल के क्लोजर डिले मिलेंगे, जो आपने देखा होगा सर में जो गड्ढे गड्ढे से होते हैं उनको फॉन्टेनेल। अब यार अब फॉन्टेनेल पे आ जाऊँ, इन सब चीज़ों पे आ जाना, तो ये बहुत वास्ट चीज़ है, बट यहाँ पे आपको रैकेट्स के बारे में मैंने थोड़ा बहुत बता दिया, बोलेक्स के ऊपर बता दिया, नॉन ए के ऊपर बता दिया। जो पता नहीं चल रहा है वो गूगल करो, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करो और इन्हीं नोट्स पे उनको लिखना स्टार्ट कर दो, ये ऐसे सुपर डुपर नोट्स आपके बन जाएंगे। बेसिकली ये LMR है, लास्ट मिनट रिवीजन नोट्स आपके बन रहे हैं, जो कि आप पढ़ोगे और डायरेक्टली MCQ सॉल्व करोगे, मतलब एक MCQ में हम MCQ के साथ साथ थ्योरी भी यहाँ पे कर रहे हैं। और एक चीज़ यार रैकेट्स, इसके अलावा मैं एक चीज़ और बताऊँ, यहाँ पे और फंसाता है कभी कभी एग्जामिनर ना, इसमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी चाइल्ड में हो रही है तो रैकेट है, लेकिन यही विटामिन डी की डेफिशिएंसी अगर आपको एडल्ट को अफेक्ट कर रही है, अफेक्ट एडल्ट, तो क्या है उस डिजीज का नाम, ऑस्टियोमेलाइका या ऑस्टियोमेलाइसिस, जो भी आपको प्रोनाउंसिएट करना है वो करिए। ऑस्टियोमेलाइका डिजीज एडल्ट के रिलेटेड है और रैकेट्स जो है वो चाइल्ड के रिलेटेड होती है। नेक्स्ट क्या था, सॉरी नेक्स्ट अब देखते हैं, एक और था ना, हाँ एक और यहाँ पे, इसको अब हम सॉल्व करते हैं। अब इसको प्रोनाउंसिएट करो, अब स्किरवी सिरवी जो भी पढ़ना है वो पढ़ो, तो चलो मुझे इससे मतलब नहीं है, ये बेसिकली सीधी बात है, विटामिन सी का दूसरा नाम है, मैं आपको यहाँ तक बता दूँ। चलो इसको एक्सप्लेन यहीं पे करते हैं यार, ठीक है।
इसी को एक्सप्लेन करता हूँ। ये बेसिकली क्या है, विटामिन सी का दूसरा नाम है, ठीक है। और विटामिन सी को क्या बोलते हैं हम, विटामिन सी को हम एस्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं, ठीक है। बेसिकली विटामिन सी का दूसरा नाम नहीं है ये, सॉरी यहाँ पे मैं थोड़ा गलत बोल रहा हूँ, ये बेसिकली विटामिन सी की डेफिशिएंसी को हम बोलते हैं, ठीक है। विटामिन सी की डेफिशिएंसी को हम स्कॉर्बी बोलते हैं। और विटामिन सी का दूसरा नाम क्या है, विटामिन सी का दूसरा नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। जो ये नींबू आंवला वगैरह है ना, ये सब इनमें एस्कॉर्बिक एसिड भर भर के होता है, तो विटामिन सी इनमें भरपूर मात्रा में होती है। और क्या होता है विटामिन सी की डेफिशिएंसी में, इसमें स्कर्वी में क्या होता है, विटामिन सी की डेफिशिएंसी में क्या क्या प्रॉब्लम आएंगी, तो देखो देखेंगे हम, डिफेक्ट कोलेजन में डिफेक्टिव होती है, ठीक है। डिफेक्टिव कोलेजन सिंथेसिस, प्रॉपर कोलेजन नहीं बनेगा और स्किन एपिडर्मिस इन सब में दिक्कत आएगी, ठीक है। कोलेजन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्लियर। क्लिनिकल फीचर की अगर मैं बात करूँ इसकी, ठीक है, सब स्कर्वी में ही चल रहा है। क्लिनिकल फीचर की अगर मैं बात करूँ तो उस क्लिनिकल फीचर में होगी क्या, ब्लीडिंग गम्स, ब्लीडिंग गम्स होगी, ठीक है, गम से ब्लीडिंग होगी। उसके बाद पोअर वुंड हीलिंग, अगर कोई जख्म है उस वो हील जल्दी नहीं होगा, ठीक है, टाइम लगेगा उसमें। पोअर वुंड हीलिंग एंड जॉइंट पेन एटसेट्रा कर दो यार, कितनी चीज़ें लिखी आप इसमें, ठीक है। और जॉइंट पेन रहेगी, ठीक है। इसका एक ना ट्रिक जैसी बना के देता हूँ आपको मैं, देखो स्कॉर्वी की बता रहा हूँ मैं, याद रखना क्या क्या है इसमें। इसमें है आपका ब्लीडिंग, क्या क्या बताया मैंने, ब्लीडिंग गम प्लस पुअर वुंड हीलिंग इज इक्वल टू, आपको सोचना है किसके बारे में, विटामिन सी की डेफिशिएंसी के बारे में, जिसी को हम क्या बोलते हैं, स्कर्वी बोलते हैं, ठीक है। स्कर्वी या स्कर्वी जो भी है, प्रोनाउंसिएट आप खुद करो, अब नाम से हमको उतना ज़्यादा कोई प्रोनाउंसिएशन इंग्लिश की क्लास तो नहीं है यार, ठीक है। और एक चीज़ क्या है यार यहाँ पे, ओ बेरी बेरी रहता है। अब बेरी बेरी क्या होता है, तो चलो इसमें एक चीज़ बता देता हूँ मैं आपको यार। बेरी बेरी क्या होता है, सिंपल याद रखना, बेरी बेरी विटामिन, ये भी विटामिन के रिलेटेड, देखो ऑप्शन में वो ना वही रिलेटिव देता है ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ। तो बेरी बेरी क्या है, ये बेसिकली विटामिन B1, ठीक है, विटामिन B1 की डेफिशिएंसी है, विटामिन B1 की डेफिशिएंसी है, या इसी विटामिन B1 को और क्या बोलते हैं, थायमिन, ठीक है। थायमिन की डेफिशिएंसी से होने वाली बीमारी को क्या बोलते हैं, बेरी बेरी, ठीक है। तो टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया यार, तो ज़्यादा लंबा लेक्चर नहीं करेंगे, यहीं तक इस क्लास को हम कंप्लीट करते हैं। तो नेक्स्ट मिलते हैं अपनी अब नेक्स्ट क्लास में। कैसी लग रही है आपको ये वीडियो यार, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ। काफ़ी अच्छे आपके कमेंट्स आते हैं, जिससे कि हमारी टीम का भी एंथुसियाज्म बूस्ट रहता है और नए नए क्वालिटी कंटेंट्स लाने को हम तैयार रहते हैं। ये सेलेक्टेड क्वेश्चन, हम क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद पूरा इसके ऊपर रिसर्च होता है, उसके बाद जाके ये लेक्चर रिकॉर्ड होते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको दी जाती है। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं यार कि और ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आप खुद से, अगर आपको एन टाइप ऑफ क्वेश्चंस या रोज़ क्विज चाहिए तो आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हो। ये व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन आपने कैसे करना है, सिंपली इंस्टाग्राम से हमको डीएम करना है। इंस्टाग्राम चैनल ये है, इस पर आप मैसेज कर दो, डीएम कर दो कि हमें व्हाट्सएप चैनल ऐड करना है, हम आपको वहाँ से व्हाट्सएप का लिंक प्रोवाइड करेंगे और ऐड करवा देंगे। अब अगर कोई स्टूडेंट इंस्टा नहीं चला रहा है तो वो डायरेक्टली यार व्हाट्सएप पे कमेंट कर दीजिए, ठीक है, ज्वाइन का कमेंट कर दीजिए, तो मैं कमेंट में ही आपको व्हाट्सएप का लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, जहाँ से आप व्हाट्सएप चैनल में हमारे ज्वाइन हो जाओगे। और रोज़ यहाँ पे भर भर के MCQs दिए जाते हैं। साथ में ये जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, जो भी ये स्लाइड्स है, ये स्लाइड्स भी आने वाले टाइम में हम व्हाट्सएप चैनल पर डाल देंगे, ताकि जो मैं लिख रहा हूँ, अगर किसी बच्चे को लिखने का टाइम नहीं है, वो एज इट इज लिखी हुई स्लाइड्स उसके पास मिल जाए, ताकि वो फोन पे उसको देख के और रिवाइज इजीली कर पाए। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। तब तक पढ़ते रहो यार, दबा के मेहनत करो। इस बार 2026 में जॉब तो लेके ही रहना है। तो चलो मिलते हैं अपने नेक्स्ट